हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे, इस चैप्टर में पोस्ट इंडिपेंडेंस में प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये देख लिया था कि नेहरू जी की प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने इसके बारे में बात कर ली थी कि नेहरू जी की डेथ के बाद कैसे लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं और शास्त्री जी के निधन के बाद ताशकंद में उनका निधन हो गया था रात को सोते सोते। उसके बाद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टरशिप संभालती हैं। इंदिरा गांधी को लाने वाले कौन सपोर्टर्स थे इनके पार्टी में, सीनियर लीडर्स को क्या कहते थे हम लोग? सिंडिकेट्स। और सिंडिकेट्स इंदिरा गांधी को एक निब्बी समझते थे, ठीक है, यानी कि क्या नाम दिया था उन्होंने? गूंगी गुड़िया, ठीक है, गूंगी गुड़िया। अब ये गूंगी गुड़िया सच में थी या फिर इसमें कुछ दम है इस लेडी में, इसको जानते हैं। हमारे देश में फोर्थ जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं इस टाइम पर 1967 में। 1967 को हमारे देश में लैंडमार्क ईयर कहा जाता है भारत की राजनीतिक व्यवस्था के टर्म्स में। इस टाइम पर इंडिया की जो पॉलिटिकल और इलेक्टोरल हिस्ट्री थी उसमें एक अहम छाप छोड़कर गया है यह साल 1967। चैप्टर 2 के अंदर हमने यह पढ़ा था कि कांग्रेस का डोमिनेंस ना लगातार 3 जनरल इलेक्शंस में रहता है। पहले जनरल इलेक्शंस हमारे देश में कब होते हैं? 1952, ठीक है, उसके बाद 1957 और उसके बाद 1962। अब क्या हो गया? 62 का एरा खत्म हो गया और 67 आ गया है। अब चौथे जनरल इलेक्शंस हमारे देश में होने जा रहे हैं। चौथे इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन इन तीनों इलेक्शंस में थंपिंग मेजॉरिटी के साथ कौन सी पार्टी जीती? कांग्रेस। और फर्स्ट जनरल इलेक्शंस में लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी हमारे देश में कौन सी थी, जिसके बारे में यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स के अंदर स्टेटमेंट की फॉर्म में? बोलो। सीपीआई। कितनी सीटें मिली थी? हाउ मेनी सीट्स? हाउ मेनी सीट्स? 16 सीटें। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए ऑन द स्पॉट, ठीक है। रिवीजन अपनी स्ट्रांग रखा करो। चैप्टर 2 के अंदर हम लोगों ने ये बात करी थी, राइटर हमसे ये बोल रहा है कि कांग्रेस वाज द डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी कंट्री में। उसको हराने के लिए किसी में ना इतनी गर्दन में दम था ना जज्बातों में दम था उसकी। लेकिन अब देखते हैं कि देश में राजनीतिक हवा कैसी बह रही है। इस इलेक्शंस के सबसे पहले कंटेक्स्ट को समझते हैं कि इंदिरा गांधी को ये 1967 के जो चुनाव लड़ने पड़े वो किन परिस्थितियों में लड़ने पड़े। कंटेक्स्ट क्या था इस इलेक्शंस का, समझते हैं इसको। एंड ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं आपको बता देता हूं आगे बढ़ने से पहले। देखो, जब भी ऐसा कोई आपको टर्म दिखे ना, इसके आगे आप खुद ना ऐसी स्टेटमेंट लगा के फुल स्टॉप लगाकर एग्जामिन, एनालाइज, क्रिटिकली एग्जामिन, इस प्रकार के क्वेश्चंस आप समझ लिया करो कि आपको एग्जाम्स में टकराने को मिलेंगे। राजनीतिक क्वेश्चन, किसी पॉलिटिकल फिगर के बारे में क्वेश्चन यूपीएससी का फ्लेवर नहीं है, लेकिन स्टेट पीएससी का पूरा पूरा फ्लेवर है। और राजनीतिक चुनाव के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो कोर पार्ट है जीएस पेपर 2 का इन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। क्योंकि राजनीति यहां पर बच्चा बच्चा जानता है, इंक्लूडिंग बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यह चीज आपको पता होनी चाहिए कि 1967 को हमारे देश के पॉलिटिकल और इलेक्टोरल हिस्ट्री में लैंडमार्क ईयर क्यों कहा गया। अगर ये स्टेट पीएससी के पॉलिटी के पार्ट में ये क्वेश्चन आ गया तो आपका माइंड प्रिपेयर होगा, यार यूपीएससी के लिए तो यार मैं प्रिपेयर कर रही थी, मुझे तो पता ही नहीं इसका आंसर। ये ऐसा वैसा ईयर नहीं है, क्योंकि यूपीएससी में जस्ट बिकॉज इसके ऊपर फोकस नहीं करवाया जाता तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये छोड़ देना है। हमें समझना है, बिकॉज दो लिहाज से, जिस स्टेट पीएससी में हमारे पास पीएसआई और ऑप्शनल है तो ये मान ही लो कि हमें पूरी राजनीति पता होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में फैक्ट से ज्यादा हमें एनालिसिस पता होना चाहिए। हमें नेताओं के और पार्टी के नाम से ज्यादा रणनीतियां पता होनी चाहिए, पॉलिसी पता होनी चाहिए, पॉलिटिकल माहौल क्या था ये पता होना चाहिए। और इसके लिए अगर कोई न्यूज देखता है और करंट अफेयर फॉलो करता है तो उससे बड़ा बेवकूफ और मूर्ख इंसान कोई भी नहीं है। पहले क्योंकि स्टैटिक आपको पता होना चाहिए, नेहरू से लेकर मोदी तक का एरा आपको किताबों से पता होना चाहिए। उसके बाद अगर कुछ ना मिले तो आप वो जानो। और कंटेम्पररी चीजें बहुत कम होती हैं, जो करंट चीजें होती हैं। कुछ बहुत बड़ी स्कीम जिसके अंदर कोई घोटाला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो आपका बिल्कुल भी उससे कुछ लेना देना नहीं है।
20 में से ऐसे 18 क्वेश्चंस आपके स्टैटिक से होते हैं, इन राजनीतिक क्वेश्चन जो होते हैं। ऑप्शनल्स की मैं बात कर रहा हूं, पेपर 2 की बात कर रहा हूं स्टेट पीएससी के लिहाज से। करंट अफेयर में विजन आईएएस उठाकर पॉलिटी चाटने लग जाओ उसको, उससे घर पे ही बैठे हो, जिस सोफे जिस टेबल पे बैठे हो वहीं बैठे रह जाओगे। कल में सफेद हो जाएंगे लेकिन प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा, मेंस तो छोड़ ही दो। और इस चीज को हम टाइम टू टाइम प्रूव करते हैं। अब एक बात बताओ शैली, या शैली आप हो यहां पर लेक्चर में? शैली नहीं है। रागिनी आप मुझे एक बात बताओ, रिचर्ड वेलेस्ली की बात चाहता तो कोई ऐसे ही उड़ा देता मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जब हमने करा उसको डिस्कस, लेकिन इंपॉर्टेंट था कि नहीं था? 2 बार उसने नाम दिया है तमिलनाडु की बुक में, आर्थर वेलेस्ली। और सामने क्वेश्चन मैंने दिखाया कि नहीं दिखाया साल 2018 का। और उसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ 2 बार गेम खेला, मतलब 2 क्वेश्चंस दिए उसने साल 2018 में। एक जगह से लॉर्ड वेलेस्ली मेंशन करता है, एक जगह उसके भाई का नाम मेंशन कर देता है, आर्थर वेलेस्ली। सिर्फ 8वीं क्लास की एनसीईआरटी से पढ़कर वो वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता? बताना मुझे जरा, वो भी तमिलनाडु। और आज तक आपको मैंने जितने सिलेबस में क्वेश्चन दिखाए हैं, क्या अभी तक हम 9th क्लास पे भी गए हैं लेवल पे? बताना जरा। मेजॉरिटी फिल्म्स के क्वेश्चन हमारे 8th क्लास तक की एनसीईआरटी से सॉल्व नहीं हो रहे हैं। और सोचो जरा, जब तुम 12वीं तक अपने आप को ट्रेन कर लोगे तो किस लेवल पे हो जाओगे। तो इन द ईयर्स लीडिंग अप टू द 4th जनरल इलेक्शंस, उन सालों में क्या हो रहा था, कंट्री के अंदर बड़े सारे मेजर चेंजेस आ रहे थे। कैसे? हमारे देश पर शनि की 7.5 हावी हो गई थी, इस प्रकार से कि 2 प्रधानमंत्रियों का निधन हो चुका है लगातार। शास्त्री जी तो अपना टेन्योर भी खत्म नहीं कर पाए 5 साल का। और अब जो नई प्रधानमंत्री थी, देश में पॉलिटिकल माहौल एटमॉस्फेयर कुछ इस प्रकार से था कि सब लोग उनको एक पॉलिटिकल नोविस समझते थे। नोविस टर्म अक्सर जनरली कोई भी नया पर्सन किसी फील्ड में होता है उसके लिए यूज होती है। जैसे कोई भी नया कोई ट्रेडिंग सीखने आया है तो उसको ट्रेडिंग नोविस कहा जाता है। ऐसे ही इसी प्रकार से इनको बोला जाता है कि राजनीतिक माहौल में भले ही प्रधानमंत्री जी की बेटी होंगी तो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, डीजीपी का बेटा कोई फिल्म थोड़ी ना निकाल लेता है, ये कोई लॉजिक थोड़ी ना है। तो सिंडिकेट जो थे इनको प्रॉपर तरीके से इमेच्योर एक गूंगी गुड़िया समझ रहे थे। तो यहां पर जो परिस्थितियां थी जो हमारे देश में चल रही थी, वो परिस्थितियां कुछ इस प्रकार से थी। हमारा देश इकोनॉमिक क्राइसिस से बहुत ज्यादा जूझ रहा था, खाने पीने की किल्लत थी। जय जवान जय किसान का नारा देकर पूर्व प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, अभी अभी उनका निधन हुआ था। He gave the slogan of Jai Jawan Jai Kisan and he requested to all the Indian people that please, if you can manage to eat food for one time only, then stick to one time only. Do not shift it and make it to 2 times a meal for day. Because हमारे पास दोस्तों इतना अनाज नहीं है। उन्होंने बोला था ऑल इंडिया रेडियो पे वाली बात, और वो खुद भी करते थे और अपने बच्चों को भी प्रेस करते थे इस चीज के लिए कि अनाज एक ही टाइम खाओ। ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी कोई चीज आई नहीं थी। HYP सीड्स कोई लोग जानते नहीं थे कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स क्या होती है। हाँ, लेकिन HIV बहुत था, वो अलग बात है। HYV नहीं था, HIV था। उसके बाद इंद्र देवता नाराज थे तो मॉनसून फेलियर हो रहे थे, हर जगह सूखा पड़ रहा था, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो थी उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा था। खाने की किल्लत थी जैसे कि मैंने आपको बताया, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे पूरी तरीके से डिप्लीट हो गए थे। और कुछ एक्सपर्ट्स तो इस टाइम पर यह भी कहने लगे थे कि किसी भी वक्त फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। बताओ सब लोग, आर्टिकल कौन सा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी का? आर्टिकल बोलो गूंगो, बोलो, बताओ तुम्हें अभी चाइनी डुबाऊं तुम्हें बंगाल की खाड़ी में? 360, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स हमारी हो नहीं रही थी। अब जब एक्सपोर्ट नहीं होता, एक्सपोर्ट से हमेशा रेवेन्यू देश के पास आता है और इंपोर्ट से हमेशा देश का जो रेवेन्यू होता है वो जाता है। मिलिट्री एक्सपेंडिचर में शार्प डिक्लाइन देखने को मिल रहा था। मिलिट्री को मॉडर्नाइज करे कैसे, खर्चा करे कैसे, पैसा होने भी तो चाहिए। और हमारे सारे रिसोर्सेस, पैसा, रणनीति, मैन पावर, विल पावर, ये सारी चीजें हमारी जो हमने प्लानिंग के लिए, इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो सोच रखी थी, ये सारी डाइवर्सिफाई हो रही थी। यानी कि अगर मैं ऐसा कहूं, देश जब आजाद हुआ, अगर ये नेहरू जी है ना, मैं चलो एक बढ़िया चीज बताता हूं।
इसको कभी बनाकर मत आ जाना क्रिएटिविटी में। अंकिता आप लाइव नहीं आए हो, लेकिन आप सुनोगे तो मैं आपके लिए बता देता हूँ। तुम हर चीज़ की ड्राइंग बना देते हो, पता चला किसी दिन तुम मेरी फोटो भी बनाकर आ जाओ पेपर के अंदर। इसको बनाकर मत आ जाना, सिर्फ सुनो। 3 प्रधानमंत्री हैं अभी तक हमारे देश में, ये डायग्राम से आप कभी भूलोगे नहीं। अगर ये नेहरू हैं, ये शास्त्री हैं, और ये इंदिरा गांधी हैं। नेहरू जी का पूरा नाम क्या था सुगंधा? सुगंधा, नेहरू जी का पूरा नाम क्या था? शैनी, क्या नाम था नेहरू जी का? थप्पड़ पड़ेगा, उछलते कूदते फिरोगे सब लोग। हाँ, श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। दोस्त नहीं है तुम्हारे शैनी, है ना? याद है ना, तुम पहले भी गलती कर चुके हो वाली ऐसी। इंदिरा गांधी को दोस्त बता रहे थे तुम अपनी, है ना? तो नेहरू जी, अगर नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे, सब लोग ध्यान से देखना इस चीज को, और आई यूज ऑरेंज कलर। ऑरेंज नहीं, ऑरेंज तो सेम हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर यूज करता हूँ, ठीक है? अगर नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने, तो उनके सामने अगर आजादी को लेकर और इंडिपेंडेंस की चुनौतियों को लेकर, जो गरीबी को लेकर अगर चुनौतियां अगर इतनी थी ना, तो शास्त्री जी के टाइम पे वो चुनौतियां इतनी थी, और इंदिरा गांधी के टाइम पे ये चुनौतियां कुछ इतनी हैं देश में। और इनको तो मैच्योर पर्सन, और इनको बोला गया इमेच्योर पर्सन। लेकिन मुझे एक बात बताओ, समस्या कम होने के बावजूद भी, मेरी बात ध्यान से सुनना, समस्या कम होने के बावजूद भी क्या नेहरू जी और शास्त्री जी और मैच्योर पर्सनैलिटी होने के बावजूद भी जो उनको क्रेडिट दिया गया, क्या समस्या खत्म हो पाई, कम हो पाई, कि वो बढ़ती चली जा रही हैं? बढ़ रही हैं। तो चलो ठीक है, देख लेते इस बात को भी। जिसके ऊपर मैच्योरिटी का टाइटल है, जिसके टाइम पर, जिसके एरा में समस्या कम थी, अगर उस एरा में समस्या बढ़ती चली जा रही है, तो जिसको इमेच्योर प्रधानमंत्री समझा जा रहा है और समस्याओं की संख्या अनगिनत हो गई है, तो अब क्या वो बखूबी तरीके से इन समस्याओं से निपट पाएंगी, निपटारा कर पाएंगी, या फिर सिंडिकेट्स का अनुमान सही निकलेगा, यस दैट शी इज अ निब्बी, और कुछ नहीं कर सकती हैं? देखते हैं इस बात को। तो वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजंस ऑफ द इंदिरा गांधी जो इनकी सरकार ने लिया, वो ये था, इन्होंने इंडियन रुपी को डीवैल्यू कर दिया। और ऐसा माना गया, एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना था, दिस वॉज डन अंडर द यूएस प्रेशर। अब ये क्या होता है डीवैल्यूएशन? डोंट वरी, इवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, ये 4 टर्म्स होते हैं जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होते हैं, इवन आफ्टर डूइंग इकोनॉमिक ऑनर्स और इकोनॉमिक्स में पीएचडी करने के बावजूद भी, कि डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, ये सब क्या होता है कंसेप्ट। डोंट वरी अभी के लिए, लेकिन हम लोग यहां पर समझते हैं इसको, इकोनॉमिक्स में तो हम इसको चीर फाड़ कर रख देंगे पूरे के पूरे कंसेप्ट को। अगर पहले $1 को खरीदने में 5 रुपए लगते थे ना, तो अब 7 रुपए लगेंगे, यानी कि आपके लिए डॉलर क्या हो गया है? महंगा हो गया है। यानी कि आपके लिए डॉलर महंगा हो गया है। और इस चीज के लिए ना, देयर इज अ डॉलर इंडेक्स, देयर इज अ डॉलर इंडेक्स, जिसको कुछ ऐसे यूज करा जाता है। दिस इज द डॉलर इंडेक्स, डॉलर करेंसी के इंडेक्स को देखने के लिए, ठीक है? तो कब बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, और इसके अपोजिट हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट बिहेव करता है, ऐसा माना जाता है। यूएस स्टॉक मार्केट भी इसके अगेंस्ट बिहेव करता है। बड़ी सारी मार्केट्स लाइक कमोडिटी मार्केट, गोल्ड मार्केट, क्रिप्टो मार्केट इसके अगेंस्ट आती है कि अगर ये नीचे आ रहा है तो वो ऊपर बढ़ते हैं, लेकिन दिस इज नॉट
ओपिनियन, एंड ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर देखो कि ये गिर रहा है तो आप क्रिप्टो बाय करने लग जाओ, ठीक है, या कुछ भी बाय करने लग जाओ। दिस इज अ डॉलर इंडेक्स, ये मैंने आपको बताया कि मतलब वर्ल्ड में करेंसीज पे भी ट्रेड होता है, करेंसीज की इवेल्यूशन, डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, ये सब होता है, एंड देयर इज अ डेफिनेट प्रूफ टू इट। यू मतलब यू शुड नो इट एटलीस्ट। अगर मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखाऊं ना, तो देयर इज अ पर्टिकुलर प्रूफ टू इट। देयर इज अ मार्केट कॉल्ड इज ट्रेडिंग मार्केट, जिसको हम चार्ट्स पे देखते हैं, और ये कंट्री के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इंडेक्स दिखाऊं यहाँ पर जाकर, और मैं यहाँ पर गया फॉरेक्स के ऊपर, फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंजेस, तो ये यूरोपियन डॉलर के कंपैरिजन में यूएस डॉलर कितना चल रहा है, ठीक है, यूएस डॉलर के कंपैरिजन में जापानीज येन का बोलबाला कितना है। तो ऐसी कर करके ये वाली चीज देखी जाती है, ओके। हर जगह ये वाली चीज ये वाली देखी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूएस डॉलर और यूरो को ले लूँ, तो ये काइंड ऑफ इतना चल रहा है। और अगर आप इसमें फॉर एग्जांपल इस इंडेक्स में जो कि वर्ल्ड वॉल्यूम में ये ट्रेड चल रहा है, अगर आप इसको लेते हो तो 81 रुपीज का ये समथिंग लाइक चल रहा है, कुछ ऐसे 81 रुपीज का ये चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको यहां पर इस जगह पर फॉर एग्जांपल आपने 71 रुपीज पर अगर इसको बाय करा है, तो आप यहां पर 84 रुपीज के अगर आप प्रॉफिट में होते, ये चीज है। एंड ये होता है कि अगर कोई कंट्री एकदम से अनाउंस कर दे कि वो डिवैल्यूएशन कर रही है, तो एकदम से होगा क्या, एकदम से होगा क्या, ये जो मार्केट आपको ऊपर 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 जाते दिख रही है, एकदम से उसके अंदर ऐसी एक लाल कैंडल बन जाएगी कि कंट्री ने कुछ अनाउंस करा है मार्केट को नीचे गिराने के लिए, यानी कि अब जो है वो डॉलर महंगा मिलेगा, तो ये रेड कैंडल आपको बनती हुई दिखेगी। और उस टाइम पर क्या होता है, उस टाइम पर आपको सिर्फ ये एक कैंडल के भरोसे नहीं, जब डिवैल्यूएशन वगैरह होता है, तो उस बेसिस पर आपको, अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको ये दिखाता हूं, जब भी कुछ कंट्री अगर ऐसा अनाउंस कर रही है, तो आपको ऐसा इसको समझ लो, और यहां से लेकर जाकर यहां तक आपको मार्केट गिरते हुए गिरते हुए गिरते हुए गिरते हुए गिरते हुए दिखेगी, ऐसे 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 जैसे गिरते हुए आ रही है ऊपर से। ये ऊपर नहीं बढ़ रही है, ऊपर यहां से बढ़ना स्टार्ट हुई है ये, लेकिन ये यहां से इस डायरेक्शन से ये गिरती ही चली आ रही है, ओके। फिर इकोनॉमिक सिचुएशन जो थी, इट ट्रिगर्ड ऑफ प्राइस राइज, कि मतलब चीजों के दाम बढ़ गए। अब यहां पर अगर आप चाहो ना, तो मैं जनरली प्रेफर करता हूं कि प्राइस राइज वगैरह जैसी टर्म्स यार इतने मैच्योर एग्जाम्स में मत देखो, यू शुड प्रेफर द वर्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, क्या होता है इन्फ्लेशन? किस चीज के प्राइस? लोकल, लोकल कह रहा हूं, रेगुलर कमोडिटीज जब इंसान के लिए महंगी हो जाए, जो वो डेली बेसिस पर यूज करता है, तब उससे जो चीज उत्पन्न होती है कि कमाई उतनी की उतनी रही, सैलरी पर्सन की सेम है, सैलरी बिल्कुल सेम है, लेकिन चीजों के दाम बाजार में जाकर वो बढ़ गए, तो इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन भी ना जनरली कंट्री में तो पूरी बढ़ती हुई दिखती है, लेकिन इन्फ्लेशन भी सब्जेक्टिव टर्म्स पे बढ़ती है। अगर उसके साथ साथ अगर चीजें अगर महंगी हुई हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर मेरी इनकम बढ़ रही है, देन वो चीज फिर इन्फ्लेशन नहीं है मेरे लिए। इट कैन ऑल्सो बी सब्जेक्टिव टर्म। कैसे? इसलिए कहा जाता है यू शुड नेवर कीप योर अमाउंट इन द सेविंग अकाउंट्स, यू शुड कीप इन्वेस्टिंग इट समवेयर और द अदर, एंड एफडी इज द वर्स्ट ऑप्शन। नेवर एवर इन्वेस्ट इन एफडी। वो मेंटेलिटी से बाहर निकल जाना कि हमारी बेटी की शादी होगी और हम गोल्ड जोड़ रहे हैं, 5 साल बाद के बाद हम इसकी एफडी तोड़वाएंगे, घर टूट जाएगा बेटी का। पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। लोगों, जनता का प्रदर्शन चल रहा था। और आपको पता है ये जो चीज यहां पर एनसीईआरटी में अगर लिखी ना राइटर ने, ये फालतू नहीं लिखी अर्पित, इसका रेलेवेंस मयूर ये है, आपको पता है कि आटा, दाल, चीनी, चावल, गेहूं, टमाटर, प्याज, आलू, इनके दाम बढ़ने की वजह से कभी कभार तो सरकारें भी गिर जाती हैं। और उस टाइम पर खाने की किल्लत बहुत देश में बहुत ज्यादा थी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, और ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो कंट्री की काफी ज्यादा हार्श थी। अलग अलग जगह पर बंद और हड़ताल हमें ये देखने को मिल रहे थे, और गवर्नमेंट ने इन प्रोटेस्ट को, इन विरोध प्रदर्शन को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की तरह देखा।
सरकार ने, इंदिरा गांधी जी की सरकार ने इस मतलब लोगों की परेशानियों से कहते हैं ना कि आंख मीच ली, मुंह मोड़ लिया। इसकी वजह से सरकार, जो जनता थी ना, सरकार के प्रति उनके मन में नफरत और आ गई, और ज्यादा फिर धरना प्रदर्शन वगैरह में देश के अलग अलग कोनों में देखने को मिले इन सारे इश्यूज की वजह से। लेकिन इंदिरा गांधी एट दैट टाइम, यू कैन कॉल हर जस्ट लाइक कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी अपना टेम्परामेंट संभालना जानती थी। अगर छोटे छोटे इश्यूज पर एंजाइटी होने लग जाएगी तो देश कैसे चलेगा, वो ये जानती थी। और ऊपर से घिरी इस समस्या की वजह से भी हुई थी कि सिंडिकेट्स कठपुतली की तरह चलाने के लिए उनके ऊपर प्रेशर भी बनाए हुए थे। इन सारी परिस्थितियों से एक साथ उनको रॉकेट बन के बाहर निकलना था। और यहां पर ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोल के तो रहूंगा, चैनल मेरा तो बात भी मेरी होगी। औरत थी, और औरत प्रधानमंत्री थी, और किसी एक आजाद एशिया अफ्रीका में से डेमोक्रेटिक देश की एक पहली और महिला प्रधानमंत्री, जिसको सब लोग अलग अलग जगह पर इमेच्योर प्राइम मिनिस्टर निब्बी समझ रहे हैं। जब ज्यादा किसी को उकसाओ ना, तो वो बाप बन के बाहर निकलता है, क्योंकि इंसान कुछ भी भूल जाता है। अपना बीता हुआ वक्त या जिसने उसकी बेइज्जती करी होती है वो तो नहीं भूलता, एटलीस्ट मैं तो नहीं भूलता। सेम इंदिरा गांधी जी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। ये सुनती रहती थी, लेकिन इनको याद सब कुछ था। अब देखते हैं हुआ क्या। कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टीज जो थी, दे लॉन्च स्ट्रगल्स फॉर ग्रेटर इक्वालिटी। ये हमेशा वही सोशलिस्ट बातें और कम्युनिस्ट बातें करते करते इनको भी मतलब, जैसे इनका पता है हमेशा क्या रहता था देश में, ये जब आपको बीच बीच में देखेंगे, हालांकि हम इनको इमरजेंसी में डिस्कस करेंगे, जैसे कई लोग नहीं होते हमारे ग्रुप में कि सब बोल रहे हैं, वो भी कहेंगे मुझे भी कुछ बोलना है, मैं भी कुछ बोलूंगा, चाहे उनकी बात में हल्की सी सेंस हो चाहे ना हो, कि सब बोल रहे हैं, चले यार मैं भी बोल ही लेता हूं कुछ भी। तो देश में इतने इश्यूज चल रहे हैं, तो इन्होंने कहा यार सब इतने प्रोटेस्ट लॉन्च कर रहे हैं, हम भी कुछ ना कुछ लेकर या बैनर वैनर लेकर चलते हैं सड़कों पे, घर पे बैठे बैठे बड़े दिन हो गए। लेकिन इन पार्टी से एक गलत काम हो गया, स्पेशली कम्युनिस्ट पार्टी से। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जब अलग हुई, हमने चैप्टर 2 में देखा था, मार्क्सिस्ट ग्रुप तक तो ठीक था। आज के टाइम में हमारे देश में सीपीआई और सीपीआई-एम का दर्जा क्या है, कैसी पार्टीज हैं, ये कैसे लेवल की पार्टीज हैं? क्या दोनों है रागनी नेशनल पार्टीज? जी हां, दोनों नेशनल पार्टीज हैं। और क्लास के बाद रागनी मुझे 8 की 8 नेशनल पार्टीज की लिस्ट चाहिए, मुझे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप पे लिखकर, ठीक है? और लेटेस्ट कौन सी बनी थी और कब बनी थी वो भी आप मुझे बताओगे। हाँ, कहाँ की थी है? मतलब पहले कहां से बनी थी, क्योंकि हर कोई पार्टी पहले तो स्टेट पार्टी होती है ना। शायद नहीं, मेरे लेक्चर में शायद नहीं, प्रॉपर तरीके से बताना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एमएल, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, इसको, इसकी जो हरकतें थी इस पार्टी की, तो सरकार ने आतंकवाद का करार दे दिया इसको, क्योंकि दे वर लीडिंग आर्म्ड एग्रेरियन स्ट्रगल्स एंड ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट एजिटेशंस, लेकिन वॉलेंट तरीके से। और सोने पे सुहागा सारी परेशानियों के बीच में एक ही इशू बस बाकी रह गया था, तो वो भी हो गया, हिंदू मुस्लिम के दंगे। अब नॉन कांग्रेसिज्म, यहां तक पहले मुझे एक बात बता दो, ये चीज समझ में आई आप सभी को, जितना मैंने अभी तक बताया, ये क्या एरा चल रहा है और किन परिस्थितियों से इंदिरा गांधी जूझ रही हैं? बताओ, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।